जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जय बालाजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं तनाव मूलक बल। तो दोस्तों यह तनाव मूलक बल होता क्या है, यह उत्पन्न कैसे होता है, आइए बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यह बल तब उत्पन्न होता है जब दो बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में धरातल के समानांतर कार्यरत रहते हैं तो कौन सा बल उत्पन्न होता है, तनाव मूलक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं कि यह बल तब उत्पन्न होता है जब दो बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्यरत रहते हैं। अब हम बात करें दोस्तों तनाव मूलक बल का प्रभाव क्या होता है। तो दोस्तों तनाव मूलक बल के कारण पृथ्वी की सतह पर चटकन दरार एवं भ्रंशन की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण भ्रंश घाटी, भ्रंशोत पर्वत, रैंप घाटी और हॉर्स्ट पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं हम कि इस बल का प्रभाव क्या होता है। तो इस बल के कारण पृथ्वी की सतह पर चटकन दरार एवं भ्रंशन की प्रक्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रंश घाटी, भ्रंशोत पर्वत, यहाँ पर दोस्तों आदिता के पश्चात थावल लगा लेना, लिख लेना। ठीक, तो भ्रंशोत पर्वत, रैंप घाटी और हॉर्स्ट पर्वत का निर्माण होता है। ठीक, अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों भ्रंश रेखा किसे कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों जिस रेखा के साथ टूटे सेल संस्तर खिसकते हैं उसे भ्रंश रेखा कहते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों भ्रंश किसे कहते हैं। तो दोस्तों एक तल के सहारे जब भूपटल की सेलों या चट्टानों में तनाव मूलक बल के कारण स्थानांतरण उत्पन्न होता है, जिसके कारण दरार बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं, भ्रंश कहते हैं। ठीक, तो तनाव मूलक भूसंचलन की तीव्रता के कारण भूपटल की सेलों या चट्टानों में एक तल के सहारे स्थानांतरण से उत्पन्न दरार या संरचना को क्या कहते हैं, भ्रंश कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों भ्रंश की उत्पत्ति कैसे होती है। तो दोस्तों भ्रंश की उत्पत्ति क्षैतिज संचलन के दोनों बलों से होती है। वो दोनों बल कौन से हैं दोस्तों, एक है हमारा संपीड़न और दूसरा है तनाव। लेकिन दोस्तों इसमें जो तनाव है, तनाव का प्रमुख योगदान होता है भ्रंश की उत्पत्ति में। ठीक, तो आइए देख लेते हैं हम कि भ्रंश की उत्पत्ति क्षैतिज संचलन के दोनों बलों से होती है। एक तो है हमारा संपीड़न बल और दूसरा है तनाव। लेकिन दोस्तों इसमें तनाव मूलक बल का योगदान प्रमुख होता है। ठीक है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर हम तनाव मूलक बल की और संपीड़नात्मक बल की। तो दोस्तों तनाव मूलक बल जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्यरत रहता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों संपीड़नात्मक बल की। तो संपीड़नात्मक बल जो दोस्तों होता है यह एक दूसरे के आमने सामने कार्यरत रहता है। ठीक, चलिए इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों भ्रंश के प्रकार। तो दोस्तों भ्रंश के 4 प्रकार होते हैं, जैसे कि पहला है सामान्य भ्रंश, दूसरा व्युत्क्रम भ्रंश, तीसरा पार्श्वीय भ्रंश, चौथा सोपानी भ्रंश। ठीक, चलिए इनको बारी बारी से पढ़ लेते हैं। सर्वप्रथम हम बात करें दोस्तों सामान्य भ्रंश। तो दोस्तों क्या होता है सामान्य भ्रंश में, किसी चट्टान में दरार पड़ जाने के कारण उस चट्टान के दोनों खंड एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं हम दोस्तों, सामान्य भ्रंश कहते हैं। अब दोस्तों एक दूसरे के विपरीत दिशा में यहाँ पर बल कार्यरत है, तो इसे कौन सा बल मानेंगे दोस्तों, हम तनाव मूलक बल मानेंगे। ठीक, तो सामान्य भ्रंश के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है, तो दोस्तों तनाव मूलक बल उत्तरदायी है। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों सामान्य भ्रंश में उस क्षेत्र का क्षेत्रफल बढ़ेगा या घटेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सामान्य भ्रंश में उस क्षेत्र का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चट्टानों में दरार पड़ जाने के फलस्वरूप जब चट्टानों के दोनों खंड एक दूसरे से विपरीत दिशा में सरक जाते हैं तो उसे सामान्य भ्रंश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम और बात कर लेते हैं थोड़ी सामान्य भ्रंश की। तो सामान्य भ्रंश की प्रक्रिया के लिए कौन सा बल उत्तरदायी होता है, तनाव मूलक बल उत्तरदायी होता है। और इस भ्रंश से भूपटल में क्या होता है दोस्तों, विस्तार होता है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों व्युत्क्रम भ्रंश में। तो व्युत्क्रम भ्रंश में क्या होता है दोस्तों, कौन सा बल कार्य करता है। तो दोस्तों व्युत्क्रम भ्रंश में संपीड़नात्मक बल कार्यरत होता है। ठीक है, जब इसमें संपीड़नात्मक बल कार्यरत होगा तो दोस्तों इस क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, घट जाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों चट्टानों में दरार पड़ने से चट्टानों के दोनों खंड आमने सामने खिसकते हैं, तो उस स्थिति में ये दोनों खंड क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, क्षेत्रफल कम हो जाता है उस क्षेत्र का। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं कि जब चट्टानों में दरार पड़ने से चट्टानों के दोनों खंड आमने सामने खिसकते हैं तो निर्मित भ्रंश को कौन सा भ्रंश कहते हैं, व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं।
ठीक है, आइए देखते हैं हम यहाँ पर इस तरह के भ्रंश में चट्टानों का खंड एक दूसरे पर चढ़ जाता है। इस क्रिया को हम उत्क्रम कहा जाता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? उत्क्रम कहा जाता है। इस आधार पर इसे हम व्युत्क्रम भ्रंश को क्या कह सकते हैं? उत्क्रम भ्रंश भी कह सकते हैं, या इस व्युत्क्रम भ्रंश को उत्क्रम भ्रंश भी कहा जाता है। ठीक, अब हम और देख लेते हैं इसको। भ्रंशन की इस प्रक्रिया में सतह का क्षेत्रफल पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं भ्रंशन की यह प्रक्रिया किस बल के कारण संपन्न होती है? तो संपीड़न बल के कारण संपन्न होती है। ठीक, अब हम बात करें दोस्तों, इस भ्रंशन के कारण किसका निर्माण होता है? तो कगारों का निर्माण होता है। जैसे हम बात करें पश्चिमी घाट कगार भारत में, विंध्यन कगार क्षेत्र में लटकती घाटियां और जलप्रपातों का विकास किसके कारण होता है? व्युत्क्रम भ्रंश के कारण होता है। ठीक, अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों पार्श्वीय भ्रंश की। तो दोस्तों पार्श्वीय भ्रंश का निर्माण कैसे होता है? तो जब संचलन की दिशा क्षैतिज हो, जब संचलन की दिशा कैसी हो दोस्तों? क्षैतिज हो, तो उससे उत्पन्न होने वाली क्षैतिज गति से पार्श्वीय भ्रंश का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा पार्श्वीय भ्रंश। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों सोपानी भ्रंश की। तो दोस्तों सोपानी भ्रंश की बात करें तो किसी क्षेत्र में जब एक दूसरे के समानांतर एक से अधिक भ्रंश हों और सभी भ्रंशों की तलों की ढाल सामान्यतः एक ही दिशा में हो तो उसे सोपानी भ्रंश, या यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों सीढ़ीदार भ्रंश भी कहते हैं। ठीक, तो बात करें सोपानी भ्रंश की, तो किसी क्षेत्र में जब एक दूसरे के समानांतर एक से अधिक भ्रंश होते हैं एवं सभी भ्रंश तलों की ढाल सामान्यतः एक ही दिशा में होती है तो इसे सोपानी भ्रंश या सीढ़ीदार भ्रंश कहते हैं। इसका हम एक उदाहरण भी देख लेते हैं दोस्तों। जैसे हम बात करें दोस्तों राइन नदी जो है सोपानीकार भ्रंशों से ही प्रवाहित होती है। ठीक, अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों भ्रंश प्रक्रिया से बनी भू आकृतियाँ। तो दोस्तों भ्रंशन के कारण धरातल पर कई प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण होता है। ठीक, तो भ्रंशन के कारण धरातल पर कई प्रकार की भू आकृतियों का जन्म होता है। जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पर यथा भ्रंश घाटी, रैंप घाटी, भ्रंशोत पर्वत और हॉर्स्ट पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए इनको भी बारी बारी से देख लेते हैं। सर्वप्रथम हम बात करें दोस्तों भ्रंश घाटी, तो बात करें कि जब दो समानांतर भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग, मान लीजिए मध्यवर्ती भाग था, तो यह भाग नीचे धंस जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम दोस्तों? भ्रंश घाटी कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी कहते हैं। यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि इसका मध्यवर्ती भाग नीचे धंस गया जिसके कारण किसका निर्माण हुआ? भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ। ठीक, तो भ्रंश घाटी की बात करें, जब दो समानांतर भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग नीचे धंस जाता है तो उसे द्रोणी या भ्रंश घाटी कहते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों भ्रंश घाटी को जर्मन भाषा में क्या कहते हैं? तो भ्रंश घाटी को जर्मन भाषा में ग्रेवन कहते हैं। ठीक, तो भ्रंश घाटी को जर्मन भाषा में ग्रेवन कहा जाता है। अब इसके बाद बात करें दोस्तों एक भूगर्भ शास्त्री थे, कौन थे? ग्रोगोरी जो भूगर्भ शास्त्री थे, इन्होंने ही सर्वप्रथम भ्रंश घाटी शब्द का प्रयोग किया। लेकिन इन्होंने जो भ्रंश घाटी शब्द का प्रयोग किया है किसे देखकर किया था? पूर्वी अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी को देखकर किया था। ठीक, तो ग्रोगोरी भूगर्भ शास्त्री हैं, इन्होंने पूर्वी अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी को देखकर सर्वप्रथम भ्रंश घाटी शब्द का उपयोग किया। आइए दोस्तों यहाँ पर हम उस महान भ्रंश घाटी को भी देख लेते हैं। तो जो महान भ्रंश घाटी है यह पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, जो उत्तरी सीरिया से आरंभ होकर उत्तरी सीरिया से आरंभ होकर जॉर्डन घाटी, अकाबा की खाड़ी, लाल सागर, अबिसिनिया और पूर्वी अफ्रीका होती हुई जाम्बेजी नदी तक लगभग कितने किलोमीटर की लंबाई में फैली है? तो 5000 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। ठीक है, देख लेते हैं कि यह भ्रंश घाटी उत्तरी सीरिया से आरंभ होकर जॉर्डन घाटी, अकाबा की खाड़ी, लाल सागर, अबिसिनिया और पूर्वी अफ्रीका होती हुई जाम्बेजी नदी तक लगभग 5000 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। ठीक, चलिए दोस्तों इसके पश्चात इस भ्रंश घाटी पर स्थित अफ्रीका की कुछ प्रमुख झीलें देख लेते हैं। तो दोस्तों इस भ्रंश घाटी पर स्थित अफ्रीका की प्रमुख झीलें हैं न्यासा झील, रुडोल्फ झील, टांगानिका झील और विक्टोरिया झील।
ठीक। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों विश्व की अन्य प्रसिद्ध भ्रंश घाटियों की। ठीक, तो हम बात करें दोस्तों जैसे वास्जेस पर्वत, राइन भ्रंश घाटी, मिडलैंड भ्रंश घाटी, लाल सागर, बैकाल झील, ये भी दोस्तों बैकाल झील और लाल सागर भी भ्रंश घाटी पर स्थित है, और स्पेंसर की खाड़ी। ठीक, चलिए इसके बाद हम भारत की बात करें दोस्तों तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ भ्रंश घाटी के ऊपर ही बहती हैं। ठीक, तो भारत में नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ भ्रंश घाटी के ऊपर बहती हैं। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों रैंप घाटी। तो दोस्तों रैंप घाटी में होता क्या है, तो दोस्तों रैंप घाटी में बीच का जो स्थल होता है उसके साइड के किनारे, ठीक, उसके बाजू के किनारे संपीड़नात्मक बल के कारण क्या होते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। तो किसका निर्माण होता है दोस्तों, तो उस स्थिति में रैंप घाटी का निर्माण होता है। ठीक है, तो जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच स्तंभ या स्थल स्थिर रहे परंतु संपीड़नात्मक बल के कारण किनारे पर दोनों स्तंभ ऊपर उठ जाते हैं तो बीच में निर्मित घाटी को रैंप घाटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए यहाँ पर हम चित्र में देख भी लेते हैं कि इस घाटी का जो निर्माण हुआ है इसमें क्या हुआ है, इसका जो मध्यवर्ती भाग है वह यथावत रहा, किंतु इसके जो बाजू के किनारे हैं वो क्या है, संपीड़नात्मक बल के कारण ऊपर उठ गए हैं, जिसके कारण किसका निर्माण हुआ है, रैंप घाटी का निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों भ्रंशोत पर्वत। तो दोस्तों भ्रंशोत पर्वत में क्या होता है कि जब दो भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग अर्थात बीच का भाग यथावत रहे किंतु उसके किनारे के भाग नीचे धंस जाएं, ठीक, किंतु उसके किनारे के भाग जब नीचे धंस जाते हैं तो ऊंचे उठे भाग को क्या कहा जाता है, भ्रंशोत पर्वत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर हम भ्रंशोत पर्वत की। तो जब दो भ्रंशों का, यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों, जब दो भ्रंशों का बीच का भाग यथावत रहे एवं किनारे के भाग नीचे धंस जाएं तो ऊंचे उठे भाग को भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। ठीक, अब हम बात करें दोस्तों भ्रंशोत पर्वत का जो ढाल है एकदम खड़ा होता है और इसका शिखर समतल होता है। इसके कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं भ्रंशोत पर्वत के, जैसे कि सतपुड़ा पर्वत जो कि भारत में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित सॉल्ट रेंज, जर्मनी में स्थित ब्लॉक फॉरेस्ट। इसके बाद हम बात करें दोस्तों फ्रांस में स्थित वॉस्जेस पर्वत और कैलिफोर्निया में स्थित सियरा नेवादा पर्वत किसका उदाहरण है, भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों हॉर्स्ट पर्वत की। तो दोस्तों हॉर्स्ट पर्वत में क्या होता है, इसके जो बीच का भाग है यह ऊपर उठ जाता है किंतु इसके जो किनारे के भाग हैं वह यथावत रहते हैं। तो उस स्थिति में बने पर्वत को क्या बोलते हैं, हम हॉर्स्ट पर्वत बोलते हैं। ठीक, तो जब दो भ्रंशों के किनारे के भाग यथावत रहें एवं बीच का भाग ऊपर उठ जाए, बीच का भाग ऊपर उठ जाए तो किसका निर्माण होता है, हॉर्स्ट पर्वत का निर्माण होता है। इसका एक उदाहरण भी देख लेते हैं दोस्तों हम, जैसे जर्मनी का हॉर्स्ट पर्वत। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करें कि जो हमारा भ्रंश घाटी है, रैंप घाटी है, भ्रंशोत पर्वत है और हॉर्स्ट पर्वत है, ये चारों जो हैं आकृति की दृष्टि से समान दिखते हैं। जैसे भ्रंश घाटी और रैंप घाटी की बात करें तो आकृति की दृष्टि से समान दिख रहे हैं, भ्रंशोत पर्वत और हॉर्स्ट पर्वत की बात करें तो ये भी आकृति की दृष्टि से समान दिख रहे हैं, किंतु दोस्तों इनमें भू संचलन की दृष्टि से विपरीत गतियों के परिणाम स्वरूप इनका निर्माण हुआ है। ठीक, तो आइए यहाँ पर हमने वो लिख भी दिया है कि ध्यातव्य है कि भ्रंश घाटी, रैंप घाटी और ब्लॉक व हॉर्स्ट पर्वत प्रायः आकृति की दृष्टि से एक समान प्रतीत होते हैं किंतु भू संचलन की दृष्टि से वह विपरीत गतियों के परिणाम होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा तनावमूलक बल। तो दोस्तों यदि हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।